नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात वर्ष 2025 और महिला सशक्तिकरण की करेंगे। साल का अंतिम दिन है, इसलिए महिला सशक्तिकरण की बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी देश के विकास में उसकी आधी आबादी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत सरकार महिलाओं के लिए परिवर्तनकारी योजनाएं शुरू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, जो मोटे तौर पर 4 स्तंभों शिक्षा और स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा और संरक्षा के अंतर्गत आती है। इन योजनाओं का उद्देश्य मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी योजना, नारी शक्ति वंदन अभियान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी पहल के माध्यम से लैंगिक समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, जिससे महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी बनने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिहाज से कैसा रहा 2025 का साल और आने वाले 2026 से क्या है उम्मीद, मुद्दा आपका में इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार सर्जना शर्मा जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। सर्जना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे डॉक्टर सुषमा यादव जी से, जो यूजीसी की पूर्व सदस्य हैं। सुषमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अर्चना गरोड़िया गुप्ता जी, जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की की महिला संगठन की पूर्व अध्यक्ष हैं। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। जाहिर तौर पर महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास फोकस रहा है। चाहे किसी भी योजना की बात की जाए, महिलाएं प्राथमिकता पर हैं। लेकिन शुरुआत हम लोकतंत्र से करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की जब बात की जाती है, भारत के विकास की बात की जाती है, तो 2014 के बाद से जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, उसने विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्जना जी, शुरुआत मैं आपसे करूंगा और लोकतंत्र से करूंगा, क्योंकि बात संसदीय लोकतंत्र की है, हमारे संविधान की है और आधी आबादी की भूमिका की है। हाल के वर्षों में देखने में आया है कि मतदान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है और एक महत्वपूर्ण रोल महिलाएं सरकार बनाने में और लोकतंत्र को मजबूत करने में निभा रही हैं। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये जो आपने बात कही कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है। पहले क्या होता था कि घर के पुरुष ये कंट्रोल करते थे और तय करते थे कि वो वोट डालने जाएंगी या नहीं जाएंगी, और अगर वोट डालेंगी तो किसको डालेंगे, तो उसके ऊपर बहुत निर्भर करता था। लेकिन अब जब से 2014 के बाद से जो परिवर्तन आया और जिस तरह की योजनाएं बनी, महिलाओं के हित में बनी, महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बनी, और हर क्षेत्र महिलाओं के लिए खोले गए। जैसे आप देखिए, कॉम्बैट यूनिफॉर्म खोली गई, सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिए गए, एनडीए लड़कियों के लिए खोल दिया गया। तो इससे समाज में एक बहुत पॉजिटिव संदेश गया। आप देखिए, जितने भी पिछले चुनाव हुए हैं, महिलाएं सबसे बड़ी संख्या में आती हैं। और अगर आप देखें, जब उनसे पत्रकार बात करते हैं तो वो किस तरह से सरकार की योजनाओं के लिए वो प्रशंसा करती हैं कि उनका जीवन कैसे सुखी हो गया है। कोई भी, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कुछ भी कहीं किसी देश में होता है या किसी राज्य में या समाज में, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान महिला को उठाना पड़ता है, इसलिए कि वो चिंता में रहेगी कि भाई मेरा पति बाहर गया है, उसका काम दुकान है वो ठीक से चलेगी, सुरक्षित रहेगी, कोई रंगदारी तो नहीं मांग रहा, बेटा बेटी बाहर पढ़ने गए हैं, बेटी ठीक से घर वापस आएगी। तो जब इस सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि बेटियों की सुरक्षा रहेगी, आपका जो कारोबार है वो सुरक्षित रहेगा, तो इसने, और बाकी जो योजनाएं हैं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है, उज्ज्वला योजना है और बहुत सारी योजनाएं, मातृत्व सुरक्षा योजना, तो उससे महिलाओं में इसके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज गया और उनकी विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति उनका बहुत भाव बढ़ा। और आप देखते हैं कि अभी बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ कहा जा रहा था कि भाई यहाँ तो आरजेडी और वही, तो उसमें भी आप देखिए, और अगर आप आंकड़े देखेंगे मतदान के, एनालिसिस करेंगे, तो महिलाओं की भागीदारी निरंतर मतदान में बढ़ रही है।
और उनकी भागीदारी समाज में भी बढ़ रही है। अब उनके आप देखिए खेती में बढ़ रही है उनकी भागीदारी, व्यापार में बढ़ रही है, हर क्षेत्र में वो आगे आ रही हैं। जी, जाहिर तौर पे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण तौर पे उभर के सामने आई है। लेकिन बात अब लोकतंत्र की कर रहे हैं और इस पहलू को सुषमा जी मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि बिहार का उदाहरण हम सबके सामने है। अगर उससे पहले की बात भी करूं, बात चाहे हरियाणा की या मध्य प्रदेश की या दूसरे विधानसभा चुनाव की या लोकसभा की, तो महिलाओं का जो वोट प्रतिशत बढ़ा है और 2025 में बिहार की महिलाओं ने एक इतिहास रच दिया। अगर बात मैं आंकड़ों की करूं तो 71.6% महिलाओं ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि पुरुषों का जो मतदान प्रतिशत रहा वो 62.8% रहा, यानी लगभग 9% महिलाओं ने अधिक मतदान में हिस्सेदारी की। इस बदलाव को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, ये बदलाव मैं समझती हूँ शुरू हुआ था हरियाणा से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की, और हरियाणा जिसको पैट्रियार्कल स्टेट कहते थे पहले, वहां महिलाओं ने सहभागिता बढ़ाई, अपनी आवाज उठाई और मतदान करना आरंभ किया। फिर यही चीज हमने मध्य प्रदेश में देखी। मध्य प्रदेश में भी जो लाडली योजना और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री उस समय के जब वहां से निकले और महिलाओं ने जिस प्रकार से एक भाई को विदा किया, महिलाएं का वैसे तो महिलाएं विदा होती हैं, लेकिन जैसे भाई को केंद्र के लिए विदा किया, तो उज्ज्वला योजना हो, हर घर नल हो, देखिए जो बेसिक आवश्यकताएं होती हैं वो महिलाएं देखती हैं। यह परिवर्तन हमने सबसे पहले 33% महिलाओं को जब ग्राम लोक स्वराज्य में हमने उनको स्थान देना आरंभ किया था, और अब हम संसद तक जा रहे हैं, ये बात महिलाओं तक पहुंच रही है। और महिला चाहे शिक्षित महिला हो और चाहे उतनी शिक्षित ना हो, अब अशिक्षित तो महिला मैं बहुत कम मानूंगी, लेकिन अशिक्षित भी हो तो भी वह समझती है कि उसके लिए, उसकी बिटिया के लिए, उसके परिवार के लिए और अंततः उसके गांव या समाज के लिए क्या अच्छा है। यह बात बिहार के इलेक्शन में पहली बार देखने को मिली और बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिली। जी, लोग कितनी प्रकार की उस समय आशंकाएं रख रहे थे क्या होगा इस बार बिहार में, और देखिए किस प्रकार महिलाओं ने बिहार में एक इतिहास रचा और वह सरकार लौटी जो महिलाओं को सम्मान दे और जो महिलाओं को सुरक्षा दे, लेकिन साथ ही साथ उनकी प्रगति के और शिक्षा के द्वार भी खोले। जी, यह प्राथमिकता महिलाओं ने तय की। जी, बिल्कुल सुषमा जी, 2025 में बिहार चुनाव से इसकी झलक और इसका असर, प्रभाव देखने को मिला है कि महिलाओं ने किस तरह लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया है। और ये उस बिहार का संदेश है जिसके बारे में ये कहा जाता था कि महिलाओं की भागीदारी राजनीतिक रूप से कम रहती है, लेकिन महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी की। अर्चना जी, अगर 2025 की मैं बात करूं तो 2025 को महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आप कैसे याद करना चाहेंगी? कौन सी उपलब्धि ऐसी रही? देखिए, मेरा ताल्लुक तो इकोनॉमिक्स और विमेन्स पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक्स में। तो जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, वो बढ़ा है इस साल। देखिए, औरतों के लिए सबसे जरूरी ये चीज है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, जिससे कि वो अपने खुद के जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकें। और उसके लिए आप बैंक के स्कीम्स करिए, आप विमेन के लिए अलग अलग जो लोन स्कीम्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हैं, ये सब चीजें करके अगर हम विमेन को पावरफुल बनाते हैं, अगर हम इकोनॉमिक जो पावर है, आर्थिक और से उनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पूरे परिवार का उत्थान होता है। क्योंकि जब ये बहुत जो जेंडर थ्योरी है, औरतों के बारे में जो स्टडीज करते हैं, बहुत देशों में ये देखा गया है कि जब औरतें पैसा कमाती हैं और जब औरतें पैसा खर्च करती हैं, तो जो बच्चों की परवरिश है, बच्चों की पढ़ाई पे खर्च, बच्चों के हेल्थ पे खर्च, बच्चों के खाने पे खर्च, उसका प्रोपोर्शन काफी बढ़ जाता है। तो एक सोशल कैपिटल बिल्ड होता है, और उसी इनकम में वही जो खर्च हो रहा है, वही जो कमाई हो रही है, वही जो इनकम है, उसमें क्वालिटी ऑफ पीपल जो
अगली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो बहुत बेटर हो जाती है और ग्रोथ और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है। तो इसलिए जो एक विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स बढ़ रहा है, उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि देश की बहुत तरक्की होगी। जी बिल्कुल, इसके अलग अलग पहलू पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर सृजना जी बात मैं 2025 के बजट की करूं, फरवरी में जो बजट आया था उसकी करूं, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में महिलाओं की ग्रोथ पर जोर दिया था और उद्यमियों और महिलाओं के लिए बिना गारंटी के 2 करोड़ तक का टर्म लोन स्कीम का ऐलान किया था। और सरकार ने इस बात को कहा था कि जो बजट है फरवरी का 2025 का, दरअसल वो महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बजट है। आप कैसे देखती हैं शुरुआत को जब हम 2025 की बात करते हैं? देखिए, जो आप महिला अभी अर्चना गरोडिया जी हमारे साथ बैठे हैं, बिजनेस जगत की, उनको जानकारी ज़्यादा है। अगर महिलाओं को लोन सहज उपलब्ध हो जाता है, बिना गारंटी के हो जाता है, और आप ये देखेंगे कि हम पहले एक छोटी इकाई से शुरुआत करते हैं कि जो घर की महिला है वो कैसी भी इनकम हो, कम हो या ज़्यादा हो, कम भी हो तो वो पूरा बजट अच्छे से अपने घर को चला लेती है और उसमें से पैसा भी बचा लेती है। तो ऐसे ही अब फिर हम बड़ी इकाई पे बात करते हैं, तो महिलाओं की प्रबंधन क्षमता बहुत अच्छी होती है और उनका IQ भी और EQ, इमोशनल कोशेंट भी। आप देखो कि घर में आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई ऐसी क्रिटिकल समय आता है तो महिलाएं उस समय बहुत अच्छे से डील करती हैं सिचुएशन से और मैनेज कर लेती हैं। तो यही सिचुएशन जैसे है धीरे धीरे, अब हमारी वित्त मंत्री जी ही महिला हैं जी, तो आप देख लीजिए कि वो कितने अच्छे से बजट पेश करती हैं हर बार। तो महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीम लाई गई वो सब बहुत सफल हैं, चाहे वो महिला किसान हों, चाहे वो ट्राइबल महिलाएं हों, चाहे वो दस्तकार वाली महिलाएं हों। आप देखिए, और एक सबसे बड़ी बात, आप और छोड़िए, आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण है मैथिली ठाकुर जी। मैथिली ठाकुर सोशल मीडिया के थ्रू ही मोदी जी ने उनको जाना और उनका आप कन्विक्शन देखिए कि उन्होंने उनको टिकट दिया, सबसे यंग लड़की, 25 साल की बच्ची। तो इससे बड़ा बिहार में या देश में क्या उदाहरण हो सकता है कि उसकी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और उसको इसलिए चुना भाजपा ने अपना उम्मीदवार कि वो एक अच्छी गायिका है और अपने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रही है, और शी प्रूव्ड हरसेल्फ। वो जीत भी गई और अभी आगे भी बताएगी। तो ऐसे ही और जो योजनाएं हैं जिसमें कि चाहे उद्यमी संगठन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखिए आप जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे, वो चाहे झारखंड में है या उड़ीसा के ट्राइबल एरिया हैं या मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया हैं, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो साल का उनका टर्नओवर और बचत बहुत ज़्यादा है। तो ये जो सारी योजनाएं, उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं और भारत की इकोनॉमी में और GDP में उनका योगदान बड़े पैमाने पर है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। और अभी आप देखिएगा कि जो नारी शक्ति वंदन बिल आया है, जो 2029 के चुनाव के बाद आपको संसद भी बदली हुई दिखाई देगी, 33% महिलाएं आएंगी। तो ये सरकार ने, मोदी जी ने बहुत लंबा सोचा और ये बात सच है कि जिस समाज की महिलाएं प्रसन्न होती हैं वो समाज भी, वो देश भी प्रसन्न होता है और वो तरक्की करता है जी। और इसीलिए मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसमें महिला जो आधी आबादी है उसकी हिस्सेदारी बराबर की है। बात चाहे मुद्रा लोन की हो या किसी और योजना की बात की जाए। सुषमा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बात चाहे उज्ज्वला योजना की जाए या मुद्रा लोन की जाए, महिलाओं की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, उसमें बराबर की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। अधिक सरकार ने प्रोत्साहन देने का काम किया है अपनी योजनाओं के जरिए। ये क्या बदलाव दिखाता है? देखिए मनोज जी, मैं क्योंकि शिक्षा क्षेत्र से हूं तो मैं वहां से अगर आरंभ करूं तो हमने बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो बड़े वर्षों से थे और कभी कोई महिला वहां कुलगुरु नहीं बनी थी, कुलपति नहीं बनी थी, ऐसे बहुत सारे जिसको हम कहते हैं ग्लास सीलिंग, वो इस सरकार ने तोड़ी है। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कश्मीर विश्वविद्यालय हो, चाहे वो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जिसको हम इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं, इन सब विश्वविद्यालयों में महिलाओं को कुलगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर, चयन कर, सरकार ने जो G20 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की थी,
तो वो एक तरह से वो करके दिखाया, जिसको कहते हैं वॉक द टॉक, कि हमने जो कहा वो किया भी। और इन विश्वविद्यालयों के स्वरूप परिवर्तित हो रहे हैं। बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, बहुत सारे औद्योगिक संस्थानों में, बहुत सारे वैज्ञानिक संस्थानों में आपको अब महिला शीर्ष पर दिखती हैं। स्टेम योजना जो आरंभ की है, साइंस, विमेन इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एंड मैथमेटिक्स, उसके माध्यम से उन सब क्षेत्रों में जिन्हें प्रायः ये माना जाता था कि महिलाओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों का वर्चस्व वाला क्षेत्र है या पुरुषों के क्षेत्र हैं, उनमें भी अधिक से अधिक महिलाओं को बढ़ाया जा रहा है। और सरकार प्रोएक्टिव होकर ये प्रयास कर रही है। वुमेन इन टेक्नोलॉजी, वुमेन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह से स्कीम्स बना बना के वेट, स्टेम, साइबर सिक्योरिटी के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग किया जा रहा है, ताकि वो कंप्यूटर सेंटर्स भी खोलें और इस ट्रेनिंग को लोगों को दें। ये बड़ी अद्भुत सोच है। आप आईटी देख लें, आप स्पेस देख लें, मंगलयान, चंद्रयान तो हमने देखा है, और हमने उन महिलाओं को देखा है वहां, जो वैसे दिखता है कि एकदम अभी शायद अपने घर से उठकर आई हैं, लेकिन वो विज्ञान और तकनीक में बिल्कुल ओत-प्रोत, जिसको कहते हैं, डूबी हुई हैं। हमारा जो अभी तक का ध्येय है उच्च शिक्षा में अधिक से अधिक महिलाओं को लाने का, हम बहुत तेज गति से उसमें आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये बाकी जगह भी दिखेगा। अगर मैं 2025 की बात करूं तो अभी मार्च 2025 में पहले जो मॉडल विमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव आरंभ किया था, आपने राजनीति की बात की, परिवर्तन वहां से होगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक ऐसी ग्राम पंचायत हो जिसको हम विमेन फ्रेंडली, जहां महिलाएं बेरोक टोक और बड़ी उत्साह से जा सकें। लेबर कोड रिफॉर्म्स किए गए हैं, विच इज रियली रियली रिवोल्यूशनरी। नवंबर 2025 में ही महिलाओं के लिए जो बंदिश थी कि नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम नहीं करेंगी, वह बंदिश हटा ली गई है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी ना हो और उनके साथ असुरक्षा का वातावरण भी ना हो। यह कोड लेकर आया, ये परिवर्तन लेकर आया है। ड्रोन दीदी की तो आपने बात की है, लखपति दीदी की। देखिए, पहले लखपति बड़े रेयर हुआ करते थे, लेकिन माननीय मोदी जी के समय से अब हम जब देख रहे हैं तो लखपति दीदी का स्वप्न रखा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सामने भी, और उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता बढ़ाने के लिए सरकार उनका हाथ पकड़ती है और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपको नौकर बनने की आवश्यकता नहीं है, आप नौकरी देने वाले बनिए। और इस प्रकार की महिलाओं की संख्या में जितनी तीव्र गति से इस वर्ष प्रगति हुई है, वह आंकड़े आप यदि इन्हें बताएंगे तो उससे पता लगेगा सरकार कितनी गहनता से, कितनी गंभीरता से इधर काम कर रही है। जेंडर बजटिंग की यदि मैं बात करूं, अभी आपने कहा हमारी तो वित्त मंत्री भी महिला है, रक्षा मंत्री भी महिला रह चुकी है, यानी ऐसा वैशन भी नहीं बचा अब कोई कि यहाँ महिला नहीं जा सकती है। तो 9% के करीब उन्होंने जेंडर बजटिंग अनिवार्य कर दी सबके लिए, जो एक बहुत बड़ा कदम था। और वो आगे तक जब जाएगा तो अवश्य ही महिलाओं की दशा में परिवर्तन होगा। एक और बात जो बार बार शक्ति की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। हम स्त्री शक्ति कहते हैं, हम नारी शक्ति कहते हैं, हम महिला शक्ति कहते हैं, हम मातृशक्ति कहते हैं। यानी शक्ति तो है, उस शक्ति का एहसास महिलाओं को हो। इसलिए बहुत सारी और जो हमारी योजनाएं चली हैं, मिशन शक्ति एक बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंतर्गत, जिसमें सखी सेंटर्स भी बनाए हैं ताकि महिलाओं को सुरक्षा का एहसास हो। वुमेन हेल्पलाइंस के लिए खोल दी गई है ताकि कहीं भी महिला हो तो एक नंबर डायल करके कम से कम सहायता उसके लिए उपलब्ध हो जाए। और ये प्रयास किया जा रहा है कि महिलाओं से संबंधित जितनी योजनाएं हों उनमें केंद्र और राज्यों में समन्वय हो। अभी तक हम क्या देखते थे कि केंद्र कोई बहुत अच्छी योजना लाते, लेकिन राज्य इसलिए उन्हें लागू नहीं करते थे कि कुछ वर्षों के बाद अगर वो राज्य पर छोड़ दी जाएंगी तो पता नहीं हमारे पास उतने पर्याप्त संसाधन होंगे कि नहीं। तो एक हैंड होल्डिंग भी सेंटर कर रहा है, क्योंकि महिला जो है वो न केवल घर चलाती है, न केवल राज्य चलाती है, वह पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति है, ये हम मानते हैं। और इसलिए वर्किंग विमेन को सुरक्षित स्थान देने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्किंग विमेन हॉस्टल्स, महिला सम्मान सेविंग्स। बिल्कुल सुषमा जी जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जाते जाते अभी बहुत लोगों को ये योजना मालूम नहीं है। दिसंबर के एंड में एक और तो
गिफ्ट दिया है उन्होंने युवतियों को जो 12th पास कर लेती हैं और कॉलेज उनके घर से दूर है और घर वाले कहते हैं नहीं तुम अकेली नहीं जाओगी, बाहर कैसे पढ़ोगी। तो देश के 800 जिलों में हायर एजुकेशन के लिए, कॉलेज के लिए अब सारे जिलों में एक हॉस्टल बनाए जाएंगे जहाँ पर वो लड़कियाँ जिनका घर की कॉलेज से दूर है तो उनको वहाँ पर रहने की पूरी सुविधा दी जाएगी। अभी जो 26-27 को जो मीटिंग हुई है राज्य के मुख्य सचिवों की और शिक्षा मंत्रालय की ये योजना मुझे लगता है अगले साल से लागू हो जाएगी। ये 2025 का एक बहुत बड़ा गिफ्ट महिलाओं के लिए है और ये आने वाली पीढ़ी को जब हायर एजुकेशन हो जाएगी, जब वो कॉलेज कर लेंगी तो बहुत सशक्त करेगा। जाहिर तौर पर 2025 में शिक्षा के जरिए सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है, जिसके परिणाम 2026 में देखने को मिलेंगे। अर्चना जी, अगर मैं आपसे आर्थिक पहलू समझना चाहूँ, जैसा मैंने बजट का उल्लेख किया कि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो फरवरी 2025-26 में बजट रखा गया था 25-26 के लिए, उसमें महिलाओं पर खासा फोकस किया गया था। बाद में इनकम टैक्स की बात भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इनकम टैक्स को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला 2025 में लिया और GST 2 का रिफॉर्म। इन तीनों फैसलों ने महिलाओं के कहीं ना कहीं आर्थिक सशक्तिकरण के दरवाजे खोले हैं। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? देखिए, आज के दिन अगर हम महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखें बिजनेस में तो 10% से भी कम बिजनेसेस आर विमेन ओन्ड। उसके भी और जो लोन वो ले पाती हैं, विमेन के लोन्स ज्यादा रिजेक्ट होते हैं और उनका जो क्वांटम ऑफ बोरोइंग है वो भी सिमिलर साइज के एंटरप्राइज में विमेन का कम होता है। तो सरकार ने इसको एड्रेस करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जो बिना कोलैटरल का लोन है उसकी मात्रा बढ़ाई है। ये जरूरी भी है क्योंकि अगर आप देखें आज के दिन जो विमेन की जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है, लैंड ओनरशिप है, वो प्रोपोर्शनेटली बहुत कम है। देखिए, हमारे जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उसमें मेन और विमेन का सेम इनहेरिटेंस है, पर रियल लाइफ में ये होता नहीं है। मोस्टली जो लैंड खासकर विमेन को हो सकता है कैश दे दें, पर जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादातर अभी भी मेल को जाती है। तो विमेन की लैंड ओनरशिप कम होती है। अगर कोलैटरल बेस्ड लोन होता है तो उनकी प्रॉपर्टी होती ही नहीं है जिसको वो गिरवी रख के लोन ले सके। तो एक तो इस कोलैटरल फ्री जो लोन है उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से हो, प्रॉपरली हो। और एक मैं यहां तक सजेस्ट करूंगी कि गवर्नमेंट एक कैंपेन चलाए, सब बैंक एक कैंपेन चलाए, एक स्पेशल डेस्क क्रिएट करे हर ब्रांच में जिसमें विमेन जा सकें और जिससे ये कोलैटरल फ्री लोन आसानी से प्रोसेस हो चुके। बाय द वे, एक मैं डेटा शेयर करूंगी, वर्ल्ड ओवर देखा गया है कि विमेन जब लोन लेती हैं उनकी रिपेमेंट रेशो बहुत बेटर होती है जी। ये मैं इसलिए नहीं, हो सकता है वो इसलिए क्योंकि औरतें ज्यादा ईमानदार हैं, हो सकता है वो इसलिए कोई ज्यादा डरपोक है, कोई भी कारण हो, पर डेटा ये कहता है कि वो लोन वापस कर देती है। तो ये बैंक के हित में है, गवर्नमेंट के हित में है, सोसाइटी के हित में तो है ही कि विमेन को ज्यादा से ज्यादा औरतों को लोन दिया जाए। दूसरी बात, एक गवर्नमेंट ने अच्छी चीज की है कि विमेन डायरेक्टर्स, कुछ सालों से एक विमेन डायरेक्टर को उन्होंने कंपल्सरी किया है एक सर्टेन साइज की कंपनी में। ये भी डेटा है, ये भी एक डेटा है कि जिन कंपनीज में विमेन डायरेक्टर्स रहती हैं, नॉट वन बट 2 या 3 विमेन डायरेक्टर्स रहती हैं, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो बेटर रहता है जी। ये मैं नहीं कहूंगी कि वो इसलिए है क्योंकि विमेन डायरेक्टर्स हैं, कई बार विमेन डायरेक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, आपको एक ज्यादा कंप्लीट, एक ज्यादा राउंडेड व्यू पॉइंट मिलता है डिसीजन मेकिंग में। इसलिए भी हो सकता है कि वो कंपनीज ज्यादा मेरिटोक्रेटिक हो, इसलिए विमेन ऊपर आ जाती हैं डायरेक्टर्स के तौर पे। तो क्योंकि बेटर रन कंपनी है इसलिए विमेन डायरेक्टर्स हैं और रिटर्न रेशो बेटर है, ये भी हो सकता है। पर देखिए, कहीं पे भी एक चीज देखी गई है कि जहां डिसीजन मेकिंग में डाइवर्सिटी रहती है, जहां पे हर तरह के लोग डिसीजन मेकिंग में आते हैं, और डेमोक्रेसी का पर्पस भी ये होता है, डेमोक्रेसी का जो एक जस्टिफिकेशन भी यही होता है कि हम हर तरफ
हर तरह के लोग डिसीजन मेकिंग में हो तो डिसीजन मेकिंग बहुत बेटर होती है जी। तो ये जो चीज है विमेन डायरेक्टर्स की, इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए और ज्यादा कंपनियों के लिए ये चीज लागू की जाए, इससे भी फर्क पड़ेगा। एक तीसरी चीज मैं महिला सशक्तिकरण के लिए बोलना चाहूंगी कि एक जो हमारी विमेन हैं, जो रूरल विमेन हैं या थोड़ी फाइनेंशियली चैलेंज्ड विमेन हैं, उनके लिए जॉब लेना विमेन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घर से बाहर जाएंगी, घर की भी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका टाइम उनका अपना नहीं होता, मोबिलिटी कम होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो छोटा बिजनेस अगर विमेन करें, वो उनके लिए एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन रहता है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बहुत काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रही है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने की है वो है कि एक कॉन्सेप्ट है इंडिया स्टैक, जिसमें आपका आधार, आपकी जनधन योजना और मोबाइल फोन पेनिट्रेशन, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको, हर आदमी को एम्पावर करती हैं, जो आपको बिजनेस करने के काबिल बनाती हैं। आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास फोन है कम्युनिकेशन के लिए, और आपके पास आइडेंटिफिकेशन है आधार का। इससे करके, और आपके पास एक बहुत बढ़िया पोस्टल सर्विस है इस देश में जो हर छोटी जगह पे अवेलेबल है। इनको कंबाइन करके अगर विमेन को ऑनलाइन सेल्स करना सिखाएं, देखिए इंडिया इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द आर्टिजन। अगर आप इंडिया का देखें, जो हमारे पास एक बहुत सुंदर चीजों बनाने की जो कला है, हर गांव में आपको कई लोग मिल जाएंगे जो बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं हाथ से, जो हमारे क्राफ्ट्स हैं, जो हस्तशिल्प है हमारे, जो अब और कहीं बैडली दुनिया में कहाँ बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा एसेट है। इसको हमें कैपिटलाइज करने के लिए, स्पेशली विमेन आर्टिजन्स के लिए, अगर हम ई कॉमर्स, और गवर्नमेंट ये ONDC और इन सब चीजों से कोशिश कर रही है, पर इस पे और फोकस करके सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, बिल्कुल अर्चना जी, बिल्कुल Amazon, फ्लिपकार्ट के साथ, ये चीजें अगर हम महिलाओं पे फोकस करके जी, और इनको इन प्लेटफॉर्म्स पे लाएं और इंडिया में और बाहर अगर हम बेचें, तो ये एक बहुत, मतलब कम से कम हमारे पास 100 मिलियन विमेन आर्टिजन्स होगी जी। और सरकार का फोकस इसी चीज पे है, बात चाहे स्टार्टअप की जाए या बात उद्यमशीलता की जाए, लोन की जाए, सरकार की भागीदारी में जो महिलाओं की प्राथमिकता है वो सबसे ऊपर है, अधिक है। सर्जना जी, अगर मैं जानना आपसे चाहूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अर्चना जी की बात में ऐड करना चाहती हूँ कि अभी जो मन की बात थी इस संडे को, ये ठीक कह रहे हैं कि हमारे हर घर में महिलाएं बहुत अच्छी क्रोशिया, स्वेटर, लेस बुनना सब काम करती है। तो अभी उन्होंने मन की बात में मोदी जी ने बताया, आंध्र प्रदेश में क्रोशिया हमारी मम्मी, हम घर में सब आज बुनते थे, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि खाली टाइम में चलो कुछ बना लो उस तरह से। तो अब उस क्रोशिया आर्ट को उसको मान्यता देना, फिर उन महिलाओं को साधन देना कि आप उनको क्रोशिया और वो धागा दे रहे हो, और उसको बढ़ावा देना, ये अर्चना जी को जान के खुशी होगी कि ऐसी पहल भी हो। और आप देखें कि मिथिला में महिलाएं ज़्यादातर मिथिला पेंटिंग करती हैं, तो इस तरह के आर्ट को पहले ही काफ़ी बढ़ावा दिया जाए। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई, जबकि क्रोशिया जो कि आजकल आउटडेटेड जैसा हो गया, पर अगर इस तरह से हमारी सरकार प्रमोट करेगी इन आर्ट को, तो ये निश्चित रूप से, क्योंकि अगर चीज़ बन रही है तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना बेचने के लिए, तो वो बिकने के लिए बाजार में भी आएगा, लोग खरीदेंगे, वो फिर से फैशन में आएगा। और ये उसमें महिला को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में ही बैठ के अपना क्रोशिया बुन लेगी और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको दे देगी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल सरकार की, ये भी बहुत अच्छी है। सर्जना जी, अगर बात जी यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, अभी क्या है कि कोई अगर महिला अपने घर में बना रही है, किसी होलसेलर को, किसी एजेंट को, किसी को दे रही है, तो पेमेंट कलेक्ट करने में और उसको जाके बेचने में सबसे ज्यादा दिक्कत, नहीं मैं बोल रही हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत मार्केट एक्सेस की है। तो वो
अभी जो गवर्नमेंट भी कर रही है, बट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स इंटरनेट बेस्ड, ई कॉमर्स बेस्ड सोल्यूशन। उसमें मूवमेंट, आपके विमेन की मोबिलिटी का इशू, उसके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी का इशू, उसके पेमेंट रिसीट का इशू, वो सारी चीजें काफी सॉर्ट हो जाती हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का अगर आप हेल्प लें ट्रेनिंग के लिए, तो ये चीज, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आंध्रा गवर्नमेंट हमारा ये सब एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये सब जो बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए ना, फोन का, आइडेंटिफिकेशन का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, ये सारी चीजें बनी हुई हैं। अब बस प्लेटफॉर्म टू सेल, प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि वो सीधा बेनिफिट उन विमेन को जाए। यस जी जी। सर्जना जी, अगर बात की जाए रक्षा क्षेत्र की, तो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हमारी महिला शक्ति है वो फ्रंट पे थी। जो आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त हुए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप इसको कैसे देखती हैं? क्योंकि महिलाओं को सिर्फ हम घर में बुनाई कढ़ाई भी रखें, ये ठीक नहीं होगा। महिलाओं के जो उनकी जो वो होती है ना स्किल्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा वो है, मतलब वाइड होता है काफ़ी। तो चाहे वो, मैंने पहले भी कहा कि वो सेना में जाएं, वो डॉक्टर बने, वो टीचर बने, हर जगह वो अपने को प्रूव कर देती हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो पूरी दुनिया को मैसेज गया, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी के माध्यम से जो मैसेज गया, ये पता चला कि यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं, हमारी तो महिलाएं भी दुश्मन को जाके ध्वस्त कर सकती हैं। और अब आप एक दूसरा एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में, वो अभी तक केवल लड़कों के लिए थी, अब वहाँ लड़कियों को प्रवेश मिलेगा। जितने सैनिक स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया, वो खाली बच्चों के लिए थे, लड़कों के लिए थे। अब वहाँ बेटियों का भी दाखला शुरू, उनको भी टेस्ट उनके होते हैं और उनको भी दाखला दिया जा रहा है। तो यही लड़कियां आगे जाके कल की ऑफिसर बनेंगी, ये बच्चियां जी। और खड़गवासला में भी आगे जाके, और फिर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पहले महिलाएं नहीं होती थी। आर्मी में वो डॉक्टर में, मेडिकल कोर में हैं, एजुकेशन कोर में हैं, लेकिन अब वो कॉम्बैट में आ गई। वो तो बहुत साल से ही आ गई, जब से ये सरकार आई है तो उन्होंने सारे रोल बदले। फाइटर जेट चलाती हैं, तो आप उससे बड़ा और क्या होगा। आप देखिए तो धीरे धीरे 2025 का एक बड़ा बदलाव तो ऑपरेशन सिंदूर से दिखाई दिया अभी तक ही, बहुत बहुत बड़ा। इस साल में बहुत सारे तोहफे, बहुत सारा कुछ। श्रम सुधार कानूनों की बात की है, एक बड़ा बदलाव सरकार ने किया है ताकि महिलाओं को कार्य करने के अवसर भी अधिक हो और सुरक्षा भी मिले। हाँ, वो बहुत ज़रूरत है उनकी। और क्योंकि महिलाएं दो तरह से, एक तो आप घर से काम कर रहे हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला, जैसे कि अभी मन की बात में आपने आंध्र वाली बात कही, और उसमें सरकार भी मदद करेगी। दूसरी बात है, जब वो काम करने के लिए घर से बाहर फैक्ट्रीज में काम करने जाती हैं, तो उनको क्या है कि घर से, उसमें सबसे बड़ी बाधा होती है, आपने पत्रकारिता में भी पहले देखा था कि लड़कियों को नाइट शिफ्ट इसलिए नहीं दी जाती थी कि घर पर छोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद फिर कानून बने कि अगर आप 8 बजे के बाद किसी भी महिला को रोकते हो तो उसको घर या बुलाते हो तो लाने ले जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं जब हो गई, और जो है कि आपको जेंडर के बेस पे आपके जो आपका वेजेस है उसमें डिस्पैरिटी नहीं होंगी, और सुरक्षित माहौल मिलेगा फैक्ट्री में, लाना ले जाना होगा। तो निश्चित रूप से ये कानून बहुत अच्छे हैं, महिलाओं के लिए उनके हक में हैं और उनके काम करने के हक में जी। 2025 में एक बड़ा बदलाव ये भी रहा कि श्रम सुधार हर क्षेत्र में, कानून, शिक्षा में, व्यापार में, वाणिज्य में, फिर सेना में, हर जगह में सुधार अच्छा जी। जाहिर सी बात है कि समान वेतन मिले महिलाओं को, समान अवसर मिले कार्य करने का, और जो श्रम सुधार कानूनों में बदलाव सरकार ने किया 2025 में, जाहिर तौर पे वो महिला को सशक्तिकरण करता है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। लेकिन सुषमा जी, मेरा सवाल आपसे एक है, क्योंकि आप शिक्षा क्षेत्र से आती हैं, और जब बात हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करते हैं, जाहिर तौर पर सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई, लेकिन अगर हम बात बच्चियों की पढ़ाई की करें तो उसमें किस प्रकार का सुधार आप देखती हैं, किस प्रकार का बदलाव आया है? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो जेंडर इंक्लूजन की बात करती है, इंक्लूजन की बात करती है, जेंडर इंक्लूजन विशेष तौर पर, और उसके लिए विशेष राशि भी उन्होंने रखी है। लेकिन साथ ही साथ ये नहीं है कि मात्र प्राथमिक शिक्षा हो, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति महिलाओं को उच्च शिक्षा तक, शोध तक लाना चाहती है, और उन सब क्षेत्रों में, जैसा मैंने आपको पहले कहा, इसलिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं कि वो केवल तकनीकी तक या केवल आर्ट्स तक, केवल ह्यूमैनिटीज तक, जिनको माना जाता था पहले कि महिलाओं के विषय हैं,
वहीं तक सीमित ना रहें, क्योंकि उनकी क्षमता का अंदाजा इस सरकार को है और इसलिए वह विज्ञान के क्षेत्र में, वह तकनीक के क्षेत्र में, वह अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वह भाषा के क्षेत्र में जो उनकी एक विशेषता होती है उस क्षेत्र में, और साथ ही साथ मेडिसिन में, सब क्षेत्रों में, चिकित्सा के क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो यह आशा करती है कि हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत जल्दी ही, अभी उच्च शिक्षा तक टोटल एनरोलमेंट जो हमारा है वो 23% है, लेकिन 50% तक हम उसे ले जाना चाहते हैं और वह तभी होगा जब अधिक से अधिक महिलाएं उसमें आएंगी। तो बहुत सारे महिला महाविद्यालय और लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में एक महाविद्यालय खोलने का प्रयास यह शिक्षा नीति करती है और यह आदेश भी देती है सरकारों को कि इस प्रकार का काम किया जाए। और साथ ही साथ जो अभी बहुत शुभ समाचार सर्जना जी ने दिया था कि 800 महिला छात्रावास खोले जाएंगे, क्योंकि बच्चियां तभी शिक्षा से बचती हैं जब या तो विद्यालय और महाविद्यालय उनसे दूर होते हैं और वहां तक जाने की सुरक्षा उनके पास नहीं होती या माध्यम नहीं होते, तो वह यह शिक्षा नीति प्रयास करती है। और क्योंकि हेल्थ उसका एक मेजर एस्पेक्ट है, इसलिए ये शिक्षा नीति में भी और भारत सरकार की नीति में भी ये बात है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये दोनों जुड़कर चलेंगे तो उनकी स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान, फूड टेक्नोलॉजी को भी और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जो हमारे अन्न हैं, जिनको श्री अन्न कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उन पर विशेष जोर देकर और महिलाओं की स्किल्स और महिलाओं की दक्षता जो उन्हें परिवारों से भी मिली है, माताओं से भी मिली है और वर्षों इस क्षेत्र में काम करके भी मिली है, वह भी इसमें लाना चाहती है। तो एक साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में, ये विभिन्न क्षेत्र हैं जहां अभी तक महिलाओं की पहुंच नहीं थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे मेरू मल्टीपल डिसिप्लिन वाले रिसर्च यूनिवर्सिटीज खोलना चाहती है जहां सभी विषय उपलब्ध हों और जहां शोध और अनुसंधान के की उपलब्धि भी हो, उसकी उपलब्धता हो, ताकि बच्चियों को जितना अपने घर से नजदीक हो सके उतना शिक्षा के अवसर मिले और वह उच्च शिक्षा के लिए भी तैयार हो सके। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों से लेकर, जिसको अर्ली चाइल्डहुड केयर कहते हैं, जब अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात आती है तो उससे माता भी निश्चिंत होती है, बच्चे को एक अच्छा वातावरण मिलता है और जो शिक्षा बच्चे को नर्चर करने के लिए होती है उस नर्चरिंग का माहौल भी मिलता है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की है, जिसमें बच्चियों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, वर्किंग विमेन को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, यानी महिलाओं को जो कामकाजी महिलाएं हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें एक सुरक्षा मिलेगी। और यहीं से जिसको पोटेंशियल पहचानने की बात होती है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य होता है जो व्यक्ति का एक विशिष्ट गुण होता है उसे पहचान सके, इससे वह पहचान पाएंगी। और साथ ही साथ जो अभी तक रट्टे पर आधारित शिक्षा थी और जिसमें कई बार फिर बच्चियां पीछे रह जाती थी क्योंकि घर में होम ट्यूशंस नहीं हो, तो स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं हो, तो वहां उत्साहवर्धक माहौल नहीं मिले, तो उन सब को दूर करके राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, यानी आप जहां हैं उन संदर्भ को ध्यान रख के पढ़ाएं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें। ये सब पेडागोजिकल चेंजेस भी जो लाने की बात है, करिकुलम परिवर्तन की बात आ रही है, जो हमारे अपने माहौल से जुड़े, उनसे महिलाओं की शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाना भी चाहती है, उसको उन महिलाओं को उत्साहित भी करना चाहती है और साथ ही स्किल्स को भी जी शिक्षा नीति शिक्षा में सम्मिलित करती है। अब हम एक्स्ट्रा करिकुलर की बात नहीं करते, को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करते हैं, तो उसकी स्किल्स जो महिलाओं की हैं, अभी सभी ने बात किया है, अरुणा जी ने भी और सजना भी, कि महिलाओं में बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती हैं, उन्हें भी रिकॉग्नाइज करने की बात और सही स्थान पर उनको ट्रेन करने की, दक्ष करने की और दक्षता को सर्टिफाई करने की बात भी।
यह शिक्षा नीति करती है जो जाहिर सी महिलाओं बात है, ये काम कौशल विकास योजना ने बहुत बेहतर ढंग से किया है और इसका लाभ भी महिलाओं को मिला है। लेकिन अर्चना जी, अगर बात मैं टेक्नोलॉजी की करूं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं और पिछले 2-3 वर्षों में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी की भागीदारी बढ़ी है, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो या सामाजिक पक्ष हो या सरकार की योजनाएं हैं, तो आप कैसे देखती हैं इसको, इस बदलाव को? देखिए, मैं सुषमा जी से एकदम सहमत हूं कि विमेन का पार्टिसिपेशन एजुकेशन में और एजुकेशन के हर फील्ड में, स्टेम मतलब जो टेक्नोलॉजी और इसमें भी हो रहा है। मैं खुद IIM अहमदाबाद से हूं। जब मैं थी तो 10% लड़कियां थी, अब 35-40 के प्रतिशत के लगभग हो गई हैं। पर यहाँ में मेरा गोल ये है कि मैं इस प्रोग्राम में बोलूं जो मुझे लगता है कि जो हम आगे कर सकते हैं जी। तो अगर हम देखें कि आज के दिन आप अपने खुद के रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में देखें तो लगभग मेरे बैच की 50% लड़कियां काम नहीं कर रही 30 साल के बाद। मैंने एक बैच को देखा जो मेरे से 10 साल जूनियर थे, वो भी लगभग 50% लड़कियां 40 की उम्र में उस टाइम काम नहीं कर रही थी। आप सबको मालूम है कारण क्या है। बहुत सारी लेडीज जब बच्चे होते हैं तो वो अपना जॉब ड्रॉप कर देती हैं, घर पे रहती हैं, जरूरत होती है या कभी एल्डर केयर के लिए, चाइल्ड केयर के लिए। ये एक हमारी जिम्मेदारी आप समझ लीजिए, जो समझें। तो ये एक इशू है कि ड्रॉप आउट रेट बहुत होता है। तो हम जो एजुकेशन हमने वो बच्चों का केयर भी जरूरी है, पर जो हमने एजुकेशन लिया उसका समाज को लाभ नहीं हो पाता। तो दूसरे देशों में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? इतना ड्रॉप आउट रेट नहीं है। वहां पे क्या है कि बहुत बढ़िया चाइल्ड केयर सिस्टम है। आपने कहा जैसे अर्ली चाइल्ड केयर, तो ये मैंने इस पे रिसर्च किया और आप अगर यूरोप वगैरह में देखिए तो 70s में लगभग जो चाइल्ड केयर, यूनिवर्सल चाइल्ड केयर स्कूल्स में वो चाइल्ड केयर सिस्टम, ये बहुत जरूरी बात है, आप इसको समझिए। चाइल्ड केयर सिस्टम्स जो शुरू किए, मैंने स्टडी किया बकायदा कि भाई क्या कर सकते हैं जिससे विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स इंप्रूव करें। तो वो चाइल्ड केयर सिस्टम से 5 बजे तक उसी स्कूल में सीमलेस चाइल्ड केयर हो जाता है। तो वो औरत को 9 बजे से लेके 5 बजे तक का पूरा टाइम मिल जाता है काम करने की। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना, वो एजुकेशन पॉलिसी से जी बिल्कुल पार्टिसिपेशन इन बिल्कुल अर्चना जी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो बात आप कह रही हैं, उससे एक बड़ा बदलाव आएगा और इसीलिए सरकार का जोर जो है वो शिक्षा पर है और टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे भी अब काम का अवसर हर महिला को भी है। ये टेक्नोलॉजी ने एक बदलाव किया है समाज में। आखिरी सवाल सर्जना जी मेरा आपसे है, क्योंकि जब हम बात राजनीतिक सशक्तिकरण की करते हैं और सुरक्षा की करते हैं तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से। आप इसे कैसे देखती हैं? मतलब आप नीतियों की बात कर रहे हैं या ओवरऑल? जो भी राजनीतिक सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं कि महिला राजनीति में भी उनकी भागीदारी बढ़े, राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हो और सुरक्षा एवं संरक्षा। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से, मतलब क्षमा करें, जिस तरह की हमारी राजनीति जो कहते हैं ना कि भाई बाहुबल धन बल पर राजनीति चलती थी, तो जितनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, एक तो ये एलिमेंट धीरे धीरे दूर हो जाएगा और महिलाएं जो हैं नेचुरली वो इस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ती। तो एक तो राजनीति में शुचिता आएगी, राजनीति का जो चरित्र, जिसको कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं, वो बदलेगा। तो उसमें निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी जब 29 में लागू करेंगे इसको, क्योंकि अभी तो 27 में जनगणना पूरी होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर महिलाओं की सीटें 33% आरक्षित की जाएंगी। तो उसमें राजनीति का चरित्र बदलेगा, चेहरा बदलेगा और शुचिता भी आएगी। और थोड़ा जैसा कि अभी अर्चना जी कह रही थी कि महिलाएं लोन चुकाने में बहुत प्रॉम्प्ट है जी, तो इसी तरह से राजनीति में भी महिलाएं कहीं ना कहीं जो उनके भीतर का
एक वर्च्यूज ऑफ विमेन जो गॉड गिफ्टेड हैं, वो राजनीति में भी दिखाई देंगी और निश्चित रूप से समाज में, राजनीति में एक बड़ा बदलाव आएगा। जाहिर तौर पर 2025 जो है वो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण के लिए याद किया जाएगा। सृजना जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुषमा जी, अर्चना जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। आपका भी और सब दर्शकों का। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।